बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल की। हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करें, जब इसको पहली बार पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि देखो लाइट जो है वो रे भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है, ठीक है। और हम लोगों ने लाइट को रे मान के कुछ फेनोमेनन ऑब्जर्व किए थे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग कुछ ऐसे फेनोमेना देखते हैं जिसे हम लोग लाइट को अगर रे मानकर एक्सप्लेन करें तो वो हो नहीं पाते, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब इन सब के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। सारी बातें हम लोगों ने जब प्रॉपर पढ़ी थी तब चीज़ों को समझ लिए थे। खैर, अभी हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के पहले टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है वेव फ्रंट। क्या नाम है? वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की बात करें, याद करो जब पहली बार वेव फ्रंट पढ़ाए थे तो आपको हमने ऐसे बताया था कि जैसे एक तालाब है, उस तालाब में आपने पत्थर फेंक दिया। तालाब में पत्थर फेंकने पर क्या होता है कि रिंग्स जैसी स्ट्रक्चर्स हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, जिनकी रेडियस कॉन्टिन्यूअस बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें कि सर ये रिंग्स क्यों बन रही है, तो आप बोल रहे हो सर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने पत्थर को मारा, पानी वाइब्रेट करना चालू कर देता है, ठीक है। बताया था कि जैसे पत्थर को मारा, वहाँ गड्ढा हो जाता है, पानी उस गड्ढे को ओवरलैप करके आता है, लेकिन अपने मोमेंटम की वजह से कुछ ऊपर तक बढ़ जाता है, फिर ग्रेविटी की वजह से वापस आता है, लेकिन मोमेंटम की वजह से कुछ आगे चला जाता है। बार बार यही प्रोसेस चलती रहती है और हम लोग देखते हैं कि रिंग शेप में स्ट्रक्चर बनते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें कि यहाँ पर ठीक है पानी उठा हुआ है, इस जगह पर पानी दबा हुआ है, ऐसा मान लो यहाँ उठा हुआ, इधर दबा हुआ, हम जानते हैं कि सर अगर कोई भी वेव जा रही है तो उस वेव में अगर पोर्शन अप है तो हम लोग बोलते हैं सर ये क्रेस्ट है, और अगर डाउन है तो क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो हुआ क्या होगा, इस सोर्स से वेव निकली और इस तरीके से ये वेव आगे गई, ठीक है। इस तरीके से यहां से एक दूसरी वेव निकली और वो ऐसे आगे बढ़ी, एक तीसरी वेव यहां पर निकली, वो इस तरीके से आगे बढ़ी। यहां पर सभी वेव्स का क्रेस्ट आया, तभी तो हर जगह पर पानी उठा हुआ है। अगर हम लोग नोटिस करें इस रिंग में सोर्स से आने वाली वेव को देखो, पहला क्रेस्ट यहां पर 1 2 3 4 5 सभी वेव्स का क्रेस्ट है और 5वें नंबर का क्रेस्ट है। इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 सभी वेव का क्रेस्ट आ रहा है और कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। सभी वेव का क्रेस्ट आएगा और कौन से नंबर का आएगा? 5वें नंबर का। तो इन सभी पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इन सभी पॉइंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। अगर कोई तुमसे पूछे सर वेव फ्रंट क्या होता है, तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन होता है जहां पर सोर्स से आने वाली वेव सेम फेज में होती है। वैसे फेज का मतलब तो हम लोग मोटी मोटी बात एंगल समझते हैं, लेकिन आप यहां पर पोजीशन समझो। अगर सोर्स से आने वाली वेव सेम पोजीशन में है तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर ये सेम फेज में है, ठीक है। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? लोकस ऑफ ए पॉइंट और यू कैन से कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑन विच वेव्स फ्रॉम सोर्स आर इन सेम फेज। जहां पर सोर्स से आने वाली वेव सेम फेज में होती है, क्या बोली जाएंगी? वेव फ्रंट। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो ये कहानी हम लोगों के पास हो गई वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के आगे बढ़ते हैं। तो वेव फ्रंट के आगे अगर हम लोग बढ़ें, देखिए कहानी, तो ये कहानी हम लोगों के पास हो गई अबाउट वेव फ्रंट, ठीक है। अब वेव फ्रंट के बाद क्या होता है, हाइजेंस की बात करते हैं, ठीक है। बाकी हम पूरी कहानियों को हटा के सिर्फ हाइजेंस प्रिंसिपल पर डायरेक्ट जाते हैं, इससे ही क्वेश्चन बनने वाला है। अगर हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करें, एक साइंटिस्ट थे हाइजेंस नाम के, उन्होंने ये बोला कि लाइट एक्चुअल में रे नहीं है, लाइट वेव है, और लाइट बिल्कुल वैसे ही ट्रैवल करती है जैसे कि पानी के अंदर वेव्स ट्रैवल करती हैं। अब पानी के अंदर वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं? पानी वाइब्रेट कर रहा है, एक सोर्स है जहां पर आपने पत्थर फेंक दिया, उस जगह पर पानी वाइब्रेट कर रहा है, इसके वाइब्रेशन की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, जो हम लोगों को आगे बढ़ती हुई रिंग स्ट्रक्चर में आगे दिखाई पड़ती हैं। हम लोग ये नोटिस करते हैं कि वेव किस तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही है। हम लोग ये देखते हैं कि सोर्स से वेव निकलती जा रही हैं और वो वेव आगे बढ़ती चली जा रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हम लोग ये बात ऑब्जर्व करते हैं, हाइगेंस ने बोला कि लाइट भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेवल करती है। कैसे? इनका कहना यह था कि जैसे एक पॉइंट सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप बल्ब को मान लो, किसको मान लो? बल्ब को। जैसे एक बल्ब है तुम्हारे पास, ये बल्ब जैसे आपने पानी में पत्थर मारा, पत्थर की वजह से पानी ऐसे वाइब्रेट करने लगा। यहां पर एक बल्ब है, अगर इस बल्ब को हम स्विच ऑन कर दें तो ये लाइट एमिट करेगा। हाइजेंस के हिसाब से ये कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगी कि जैसे एक बलून ले लो, उस बलून को आप फुला देते हो, फिर हवा बाहर निकाल लो, फिर फुला दो, फिर हवा बाहर निकाल दो, मीनिंग ये फूलेगा और फिर पिचक जाएगा, फिर फूलेगा और फिर पिचक जाएगा। मतलब बार बार ये इन्फ्लेट होगा और
फिर कंप्रेस हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये कुछ वाइब्रेशन करने लगता है। अब पानी में वाइब्रेशन होते हैं प्लेन में, तो हमको रिंग्स दिखाई पड़ती हैं एक प्लेन में। यहां पर ये वाइब्रेशन कर रहा है पूरे 3 डायमेंशन में, तो ये करेगा क्या? जब फूलेगा तो आसपास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको धक्का मार देगा, और जब पिचक जाएगा तो आसपास जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनको फैलने के लिए जगह मिलेगी। तो यहां पर ये समझो जैसे पानी में बनती हैं रिंग्स, इस बलून के केस में बनेगा स्फीयर। क्या बनेगा? स्फीयर, एक गोला। जैसे इमेजिन करो कि ये बल्ब यहां पर लगा हुआ है इस कमरे में कोई, जैसे मान लो इसी को बल्ब मान लो। अब जब ये लाइट एमिट करेगा तो जैसे पानी में देखते हो एक रिंग जा रही है, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, उसके पीछे चौथी। तो यहां पर भाई साहब ये क्या करने वाला है, जैसे एक बलून है, एक बलून फूलता चला जा रहा है, उस बलून के पीछे दूसरा आ रहा है, उस बलून के अंदर तीसरा आ रहा है। तुम खड़े हो, पहला बलून तुमको दिखा, तुमने पिन से उसकी बाउंड्री को फोड़ दिया, तुरंत अंदर एक दूसरा बलून आ रहा है, तुरंत अंदर एक तीसरा आ रहा है। इस तरीके से जैसे पानी के अंदर रिंग्स, तो यहां पर 3D में जस्ट उसे इमेजिन करो। तो हाइजेंस के हिसाब से लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी। समझ में आई बात आपको? हाइजेंस के हिसाब से लाइट बिल्कुल ऐसे ट्रेवल करती है थ्रू वाइब्रेशंस। और हाइजेंस ने इस चीज को लेकर के हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिसे हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल कहते हैं। किसी किताब में 3 मिलेंगे, किसी किताब में 4 मिलेंगे। आप समझ लो इन्होंने कहा क्या, अपने हिसाब से लिख के आना है, बस सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। समझ गए? पहले नंबर पर हाइजेंस हम लोगों को ये बोलते हैं कि सोर्स एक्चुअल में लाइट एमिट नहीं करता, ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट। जैसे यहां पर एक सोर्स है, ये अपने चारों तरफ वाइब्रेट करना चालू करेगा विथ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, विथ ए सर्टेन वेवलेंथ। और डायरेक्शन के बारे में याद रखना, एंड इन ऑल डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन छोड़ेगा नहीं। सोचो एक बलून फूल गया, किस तरफ नहीं बढ़ा? हर तरफ बढ़ गया ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? हर तरफ। तो पहले पॉइंट में क्या बोलते हैं? एवरी सोर्स व्हेन इट एमिट्स लाइट इट्स एक्चुअल वाइब्रेट्स ऑन इट्स इन इट्स लोकेशन, ऐसा कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये बस याद रखना, विद ए सर्टेन वेवलेंथ, विद ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एंड इन ऑल डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी? सभी डायरेक्शंस में। समझ गए? अब क्या होगा? मीडियम के जो पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे, देखो कुछ ना कुछ को तो ये धक्का मार ही देगा, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे वो भी वाइब्रेट करना चालू कर देंगे। Particles of medium which are in contact with this source will also start vibrating with same phase, with same wavelength, with same frequency, with same velocity and in all direction. मीनिंग जो मीडियम के पार्टिकल इसके कांटेक्ट में होंगे वो भी सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम वेवलेंथ के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ। समझ गए? ये दूसरे पॉइंट पर इन्होंने बता दिया। अच्छा देखो, हमने यहाँ पर सिर्फ 4 ही बनाए हैं, वो पूरा 3D में होगा इधर चारों तरफ गोल। अब हम पूरा बना नहीं रहे जिससे फिगर अच्छा दिखे, वरना तुम सोचोगे ये बना क्या है। समझ में आ रही बात? फिर क्या होगा? देखो ये जो अपने पास सोर्स है, इसे आप सोर्स बोल सकते हो या इसे प्राइमरी वेवलेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राइमरी वेवलेट। या तो सोर्स बोलो या तो क्या बोलो? प्राइमरी वेवलेट। लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये भी वाइब्रेट करने लगे, इनको कहा जाएगा सेकेंडरी वेवलेट। हम लिख नहीं रहे बोर्ड पे, इन्हें क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी वेवलेट। अब मीडियम के जो पार्टिकल्स इन सेकेंडरी वेवलेट्स के कॉन्टेक्ट में वो भी वाइब्रेट करना चालू कर देंगे विद सेम वेलोसिटी, विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन ऑल डायरेक्शन। समझ गए? मीनिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर इन कॉन्टेक्ट विद सेकेंडरी वेवलेट्स विल ऑल्सो बिहेव लाइक ए सोर्स, मीनिंग इट विल वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी एंड इन ऑल डायरेक्शन। समझ गए? जो मीडियम के पार्टिकल इन सेकेंडरी वेवलेट के कॉन्टेक्ट में, उनका बिहेवियर भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इनको भी सेकेंडरी ही कहा जाएगा, इन्हें टर्सरी नहीं बोलने वाले हम लोग। बात समझ गए? आप सब कुछ क्या है? सेकेंडरी। समझ में आई बात आपको? अब दो पॉइंट या 3 पॉइंट इन्होंने कवर कर दिए। अगले पॉइंट पे क्या बोलते हैं? इफ वी ड्रॉ अ कॉमन एनवलप ऑन द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, अगर सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स पर हम एक कॉमन एनवलप खींच दें, ठीक है, देन दिस कॉमन एनवलप विल बी कॉल्ड वेव फ्रंट। तो जो ये कॉमन एनवलप है इसे क्या कहा जाएगा? वेव फ्रंट। समझ में आई बात आपको? अब जैसे इमेजिन करो, यहां पर पूरा ड्रॉ करते, इधर मतलब 3D में ऐसे सारे पार्टिकल जो मीडियम के होते हैं उन्हें बनाया जाता, तो ये बलून बनता। अभी आपको इनकम्प्लीट दिखाई पड़ रहा है। अगर पूरा ऐसे सर्किल बनाते, मतलब सारे पार्टिकल्स इधर आते और बाहर भी होते, क्योंकि ये तो अब फूला था, इधर वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा, तो जो कॉमन एनवलप खींचते वो कैसा बनता? एक बलून के जैसा बनता। बस यही हाइजेंस ने कहा था। समझ में आई बात आपको? तो अगर आप एक कॉमन एनवलप खींचोगे तो ये कॉमन एनवलप क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट। समझ गए आप लोग? फिर एक लाइन और लिख दो,
लाइंस परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। अगर वेव फ्रंट पर हम परपेंडिकुलर लाइंस खींच दें तो ये लाइट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। समझ गए आप लोग? सो दिस वाज हाइजेंस प्रिंसिपल। ये क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल। इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, वो भी साथ में पता होनी चाहिए। पहली डिमेरिट इसकी ये है कि हाइजेंस के हिसाब से लाइट फ्लो होनी चाहिए किसी मीडियम में, क्योंकि जब मीडियम में नहीं होगा तो पार्टिकल किसके वाइब्रेट करेंगे? कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए। तो हाइजेंस से जब लोग पूछे जाके कि ये बताओ सर कोई मीडियम तो चाहिए लाइट को फ्लो होने के लिए, सन से अर्थ तक लाइट कैसे आ जाती, बीच में तो कोई मीडियम नहीं है। तो हाइजेंस ने बोल दिया नहीं, मीडियम है। उस मीडियम का नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। वो मीडियम इतना हल्का है ना तो कोई उसे महसूस कर सकता है, और इतना शार्प है कि वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर भी कर सकता है। तो उन्होंने एक इमेजिनरी मीडियम ईथर को इमेजिन किया था। वो तुमने पिक्चर देखी, थॉर द डार्क वर्ल्ड? कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, छोड़ो छोड़ो, कहानी खत्म करो। देखो, तो उसमें ईथर वगैरह के बारे में बताया गया है, कुछ है उसमें दिखाया गया कि एक ऐसा वीपन है जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, फालतू की बात। देखो, तो है क्या, उन्होंने एक मीडियम इमेजिन किया जिसे क्या नाम दिया गया? ईथर। लेकिन साइंटिस्ट इस मीडियम को नहीं माने। तो पहली इसकी डिमेरिट यही है कि एक इमेजिनरी मीडियम ईथर की बात करता है, जो अपने आप में एक इमेजिनरी बात है, एक तर्कसंगत बात नहीं है, ठीक है। ड्यू टू एन इमेजिनरी मीडियम ईथर दिस प्रिंसिपल फेल्स। समझ गए आप लोग? दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें इस इमेजिनरी मीडियम के, इस इमेजिनरी मीडियम को आप लोग समझ गए। अब अगले नंबर पर क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट कैसे फ्लो हो रही? थ्रू वाइब्रेशन। जैसे हम बोलते हैं कुछ, तो हमारे गले में कुछ मसल्स वाइब्रेट होती, उसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने वाले एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं और साउंड आपके कान तक आ जाता है। सिमिलर लाइट फ्लो हो रही है, एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, उसके कांटेक्ट में आने वाले दूसरे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, मीनिंग लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कैसी वेव है? क्योंकि साउंड कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। बात समझ गए? लेकिन हम लोग जब पढ़े थे तो हमने देखो पूरा पढ़ाया, पोलराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा था। लाइट का पोलराइजेशन हो जाता है जो पॉसिबल है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में, क्योंकि लाइट का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन याद है आपको? ठीक है, नहीं याद है तो याद रख लो, बस इतनी लाइन याद रख लो, हम सिर्फ टॉपिक पे अपने चल रहे हैं। लाइट को पोलराइज किया जा सकता है, दैट इज वाई वी कैन से लाइट इज ट्रांसवर्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल। तो सेकंड टर्म तो यही, सेकंड इसकी डिमेरिट तो यही है, लाइट कैन बी पोलराइज्ड विच क्लियरली इंडिकेट दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल इट इज लॉन्गिट्यूडनल। समझ गए? तो ये कैसा, ये दूसरी इसकी डिमेरिट हो गई। समझ गए आप लोग? तो ये दो डिमेरिट्स इसकी हैं और इन्हें हम लोग समझते हैं। लेकिन इन्होंने पता क्या किया था? इन्होंने अपनी प्रिंसिपल से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था। दैट इज वाई हम लोग इस प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। और तीसरा चाहो तो ये लिख दो, इट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। तो इस तरीके से आप 3-4 डिमेरिट चाहें तो इनकी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल। समझ गए? हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद आप लोगों के पास आता है हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना, कि कैसे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है और किस तरीके से साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N होता है। ये हम लोगों को समझना है। तो इन्हें जरा जल्दी से समझ लो कि कैसे साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N और किस तरीके से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। आपको करना क्या है? पहले हम लोग बात करेंगे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R की। आपके पास एक मिरर है, ठीक, इस मिरर पर लाइट इंसिडेंट होती है, इस मिरर पर लाइट इंसिडेंट होती है। अब लाइट फ्लैट वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रही है। याद करो पहले नंबर जब हम लोगों ने शुरुआत में इसे पढ़ा था तो हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ेगी वेव फ्रंट फ्लैट होता जाएगा और इन्फिनिटी पर जाके कैसा हो जाएगा? फ्लैट। याद आया आप लोगों को? तो मान लीजिए सन से जो लाइट आ रही है उसके वेव फ्रंट अब बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, तो फ्लैट वेव फ्रंट आ रहा है। वेव फ्रंट क्या होता है? कई सारी वेव्स होती हैं जो सेम फेज में होती हैं, उसे क्या बोल देते हैं? वेव फ्रंट। तो यहां पर एक वेव है जो आके मिरर पर पहले इंसिडेंट होगी, यहां पर लास्ट वेव है जो मिरर पर आके यहां पर इंसिडेंट होगी। समझ गए? इस पॉइंट पर आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। फिर क्या होता है? ये जो लाइट वेव है ये कुछ ऐसे ट्रेवल कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। थोड़ा सा ऐसे करते हैं, चलो थोड़ा सा फिगर में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जरा आप लोग ध्यान से समझना।
लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। दूसरी लाइट वेव यहाँ पर पड़ी, रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, फ्लैट वेव फ्रंट वापस से हम लोगों को मिल गया। ठीक है, इस जगह पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इधर हम एक नॉर्मल खींचते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इधर भी एक नॉर्मल खींचते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखो, लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, ये भी लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई। ठीक है, इस जगह पर हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से दूसरी लाइट वेव पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस जगह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस दूसरी लाइट वेव पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब पॉइंट डाल देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो आप लोगों को करना क्या है, किसी भी तरीके से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है। पहले तो ये फिगर समझ में आना चाहिए। इस फिगर के बाद आपको दो ट्राइंगल्स पकड़ने हैं, एक ट्राइंगल का नाम रहेगा एडीसी और दूसरे ट्राइंगल का नाम रहेगा बीसीए। समझ गए? इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखो तो एडीबी होगा, है ना, एडीसी हमने गलत लिख दिया, एडीबी। एक ट्राइंगल में आप लोग देखो एडीबी में तो जो साइड ए बी है और बीसीए में देखो साइड ए बी, ये दोनों तो कॉमन साइड है। तो पहले नंबर पे आप बोलोगे ये साइड कैसी है, कॉमन साइड, तो कॉमन साइड ले लीजिए। समझ गए? इसके बाद बच्चा देखो अगले नंबर पर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक साइड है एडी और दूसरी साइड है बीसी, हम लोग बोलेंगे ये बराबर है। क्यों? क्योंकि फ्लैट वेव फ्रंट था, ये वेव इसके पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद हमने देखा ये वेव इसके पैरेलल हो गई और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज होती नहीं है। तो हम लोग इस जगह पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कभी चेंज होती नहीं है। ये कहानी हो गई। इसके बाद बच्चा क्या है, इसके बाद आप लोगों को तीसरा टर्म देखना है। तो पहले ट्राइंगल में एंगल डी और दूसरे ट्राइंगल में एंगल सी, ये दोनों के दोनों राइट एंगल है। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हम लोग देखेंगे कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले ट्राइंगल की बात कर लें, दैट ट्राइंगल इज एडीबी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरे ट्राइंगल के, दैट इज बीसीए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। पहले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग ले रहे हैं डीएसी, एंगल डीएबी, सॉरी डीएबी, और इधर हम लोग ले रहे हैं एंगल सीबीए। इनको बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंगल ए एंगल बी के बराबर होना चाहिए, वही बात तो लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ गए? अब जरा देखो एंगल डीएबी होगा कितना, ये एंगल आई है, ये बेटा 90, तो ऑब्वियस है ये कितना होगा 90, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्स अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप यहाँ पर देखो, इस एंगल आई की बात करें, ये 90 है, तो ऑब्वियस है ये कितना बचेगा 90 माइनस आई। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था, अगर ये नॉर्मल ड्रॉ किया है तो 90 से 90 माइनस आई घटाओगे तब जाके ये एंगल आई आएगा। इधर ये आर है, ये 90 बच्चा, तो ये पूरा कितना होगा 90। ऑब्वियस है ये कितना बनने वाला है 90 माइनस आर। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ कर दें तो हमको एक बात बता बच्चा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 से 90 माइनस आर घटाइएगा कितना आएगा आर। अरे नॉर्मल है ना, तो ये भी 90 होने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब इस जगह पर एंगल डीएबी की बात करोगे तो ये एंगल आई है, एंगल सीएबी की बात करोगे तो ये एंगल आर है, और आपको यही प्रूव करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या मेरी बात समझ गए? ये कहानी आप लोगों के पास है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पेपर में अगर हाइजेंस प्रिंसिपल आएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में किसी एक चीज़ की प्रूविंग जरूर आएगी। ठीक है, तो ये समझ लेना। क्या इसे हम रब कर दें? रब कर दें इसको? देखो ये कहानी हम लोगों के पास बन गई। अब क्या टॉपिक है अगला? अगले टॉपिक की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सेकंड लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। जरा समझो,
आपके पास एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में लाइट की वेलोसिटी लेट से v2 रहेगी और पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी रहेगी v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होता है v1/v2, इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है v1/v2, तो इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ने वाली है। एक मिनट कोई खराब है। देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1/v2 होता है। इस जगह पर बच्चा क्या होता है कि एक फ्लैट वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ठीक। जिस समय पॉइंट ए पर लाइट पड़ी, अभी हम इसे लिख देंगे पॉइंट ए, ठीक है। तो भाई साहब ये लाइट वेव पहले रिफ्रैक्ट हो जाएगी और इसका रिफ्रैक्शन पहले हुआ। उस समय इसकी करस्पॉन्डिंग वेव मतलब करस्पॉन्डिंग लास्ट वेव कहीं यहां पर थी, ठीक। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये वाली लाइट वेव आके यहां पर पड़ी और ये भी रिफ्रैक्ट हो गई। जब ये वाली वेव रिफ्रैक्ट हो रही थी तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वेव थी वो कहीं इधर थी, समझ गए। यहां पर तुम्हें एक बात याद रखनी है, नाम डाल देते हैं ABCD। यहां पर एक बात तुम्हें याद रखनी है और ये लिख के भी आना है, टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम A to B। मतलब लाइट को A से B तक दूसरे मीडियम में चलने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम हम लोगों को लगेगा D to C जाने में। मतलब जितना लाइट को टाइम लगा है A से B जाने में उतना ही लाइट को समय लगेगा D से C जाने में। बस दोनों में मीडियम अलग अलग है तो लाइट अलग अलग रफ्तार से चलेगी, क्योंकि उसके बाद जो वेव फ्रंट है वो वापस से फ्लैट हो गया, मीनिंग सारी व्यवस्था अपने जैसी हो गई है। तो ऑब्वियस है कि दोनों जगह समय कैसा लगेगा, सेम। इतना तुम्हें इलेबोरेट नहीं करना, जस्ट ये लाइन तुम्हें लिख के आनी है, ठीक है। इतना आप लोग कर लेना। इतना करने के बाद बच्चा क्या रहेगा, इतना करने के बाद बच्चा क्या रहेगा कि अब आप लोगों को आ जाना है अपने प्रूविंग पर। आप लोग देखो करो क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आई हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ये कितना रहेगा 90। हमको एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई। सोचो बच्चा ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा आई। अगर बच्चा इसकी बात करें तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कर लीजिए। ये 90 है तो बच्चा ये भी कितना रहेगा 90। ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस आर। इस एंगल की बात करोगे कितना आने वाला है आर। पहले नंबर पर निकालो साइन आई। साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। इसके लिए बात करोगे परपेंडिकुलर है CD और बेस की बात हाइपोटेन्यूज की बात करोगे तो राइट एंगल के सामने की साइड दैट इज AC। फिर लगा दो साइन आर। परपेंडिकुलर की बात करोगे तो रहेगा AB अपॉन बेस की बात करोगे बच्चा तो इस हाइपोटेन्यूज की बात करोगे तो राइट एंगल के सामने की साइड AC हाइपोटेन्यूज रहेगा। दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं, देख पा रहे होगे आप लोग। आप साइन आई अपॉन साइन आर कर दो। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC। AC से AC काट दो तो CD अपॉन AB। ये आप लोग समझ लो। फिर अपनी मर्जी से टाइम का गुणा कर दो और टाइम का भाग लगा दो। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू देखो क्या होगा CD अपॉन T और देखो डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं AB अपॉन T हो जाएगा। इसे देखो CD अपॉन T, C से D के बीच की दूरी, फर्स्ट मीडियम में लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हो गई अपॉन AB अपॉन T। AB क्या है, सेकंड मीडियम में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम क्या होगा वेलोसिटी। तो आप यहां पर नोटिस करोगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 है और V1 अपॉन V2 को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। सो दिस इज प्रूव ऑफ स्नेल्स लॉ या दिस इज प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब पेपर में ऐसे पूछेगा what is Huygens principle, write some drawbacks of it, also using this principle, by using this principle prove refraction या prove refraction या prove Snell's law, ऐसा कुछ भी आप लोगों के सामने लिख के आ सकता है। तो वो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, समझ गए आप लोग।
तो ये कहानी है। सो दिस इज प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए? तो रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस के बारे में आपको क्या बताया था। जैसे मान लो एक तालाब है, उस तालाब में आपने एक पत्थर फेंका, तालाब में पत्थर फेंकने की वजह से क्या होता था कि एक वेव चल के आ रही है, दूसरा पत्थर इधर फेंक दिया, दूसरी वेव चल के इधर से आ रही है। अब दोनों वेव आके यहाँ पर मान लो एक लकड़ी का कोई गुटका पड़ा है, पहली वेव आती है, इससे बोलती है कि 2 मीटर ऊपर जाओ, दूसरी वेव आती है, बोलती है 3 मीटर ऊपर जाओ, तो टोटल ये कितना ऊपर जाएगा? 5। समझ गए? इधर से वेव आ रही है, इसने बोला 2 मीटर नीचे जाओ, इधर से वेव आई, इसने बोला 2 मीटर ऊपर जाओ, नेट कितना होगा? 0। एक इधर से वेव आ रही है, इसने बोला 1 मीटर नीचे जाओ, इधर से वेव आ रही है, इसने बोला 1 मीटर ऊपर जाओ, नेट कितना रहेगा? 0। बस इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। किसी भी मीडियम में अगर एक से ज्यादा लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वैसे तो इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन में एक स्लाइट डिफरेंस होता है, अभी हम आपको सुपरपोजिशन बता रहे हैं। देखो सुपरपोजिशन क्या है, किसी भी मीडियम में अगर एक से ज्यादा लाइट वेव ट्रेवल कर रही हैं, किसी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सभी वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। पहली वेव ने बोला 2 मीटर, दूसरे ने बोला -1, नेट कितना आया? 1। ये चीज है। अगर एक मीडियम में एक से ज्यादा वेव्स ट्रेवल कर रही हैं तो किसी लोकेशन पर नेट डिस्प्लेसमेंट सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। समझ गए? इफ मोर देन 1 वेव या 2 और मोर वेव्स आर ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, then the net displacement at any point is always equal to sum of all the displacement of waves। ठीक है, या sum is always equal to net displacement of waves, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये होता है कुछ इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस की ये होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन की कुछ बेसिक बातें समझो पहले। तो वेव की बात करें तो वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ω t माइनस kx। ठीक है, इस y को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, इस a को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t यहां पर टाइम है, k को कहते हैं वेव कांस्टेंट। k को क्या कहते हैं? इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और x को कहा जाता है डिस्टेंस। अगर तुम्हें पिक्चराइज करके याद रखना है तो ऐसे एक वेव बना लो, ये y है डिस्प्लेसमेंट, ये a है एम्पलीट्यूड। अगर x एक्सिस में दूरी निकालोगे तो इसे कहा जाएगा डिस्टेंस, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या फिर 2 पाई n। n का मतलब फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, और t टाइम पीरियड है कि इतने 1 वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा। समझ गए? तो ये कुछ आप लोगों के पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का फंडा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, कलेक्टिवली इसे फेज कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? फेज। अगर मान लो कोई 2 वेव है, जैसे मान लो ये पहली वेव हो गई y1, ये y2, a sin ओमेगा टी माइनस kx, चलो इसमें लिख देते हैं +φ, थोड़ा सा अंतर है। फेज डिफरेंस इस फाई को बोलेंगे जो दोनों के बीच में अंतर आ रहा है फेज का। ठीक है, अगर सिंगल वेव दी है तो इसे फेज कांस्टेंट भी बोल देते हैं, मतलब डिफरेंस तभी तो निकालिएगा जब 2 दिए होंगे। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ, इसका फेज निकालो, इसका फेज निकालो, अंतर निकालो, फाई का आएगा। तो हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस कितना है? फाई। समझ गए? अगर ये ना दी होती तो फिर फाई को बोलते फेज कांस्टेंट। क्या बोलते थे? फेज कांस्टेंट। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ हम लोगों के पास फेज की बात हो गई, ये कुछ वेव की एक बेसिक चर्चा है। अब इंटरफेरेंस को जरा ध्यान से देखो, अभी हम जितना बता रहे हैं उतने पर फोकस कर लो, सिर्फ थोड़ा सा पिक्चराइज कर लो दिमाग में, चीजें याद बनी रहेंगी। बस 2 मिनट। एक मीडियम है और इस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी। ठीक है, इस तरीके से। या मान लो एक मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक और बढ़ा दें। एक मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है। अब जरा कुछ चीजें देखो। नंबर 1,
यहाँ से पाथ की बात करेंगे, दूरी कितनी। आप ये तो जानते हो वेवलेंथ क्या होती है। अगर हम बात करें ये पूरा क्रेस्ट और ये पूरा ट्रफ, इतने को वेवलेंथ कहा जाता है। ये हो गया लैम्डा, ये कितना हो गया बच्चा 2 लैम्डा, ये कितना हो गया 3 लैम्डा, इसके बाद 4 लैम्डा, इसके बाद 5 लैम्डा और ये हो गया 6 लैम्डा। समझ गए। अब मान लो इसी मीडियम में एक दूसरी वेव है, ठीक है, यहां पर दूसरी वेव भी बिल्कुल सिमिलर मूव करती है और दोनों वेव बिल्कुल डिट्टो सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ A to Z सब कुछ सेम है दोनों में। समझ गए। अब दोनों वेव एक ही मीडियम में जा रही हैं, तो रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा। रिजल्टेंट देखने को ये मिलेगा, ये वेव बोलेगी +2, ये भी बोलेगी +2, होगा क्या +4, ये बोलेगी -2 होगा क्या -4। समझ गए। तो आप यहां पर देख पा रहे हो एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड के साथ जुड़ रहा है, मतलब जो नेट एम्पलीट्यूड है वो A1 + A2 के बराबर है। हम लोग बोलेंगे सर ये सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है। कैसा है, कंस्ट्रक्टिव। समझ गए आप लोग, ये सुपरपोजिशन कैसा कहा जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। बात समझ में आ गई। अब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है तो आप लोग से पूछा जाए बताओ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए पाथ डिफरेंस कितना। पाथ डिफरेंस को लिखेंगे ΔX से। पाथ डिफरेंस का मतलब है समझो दो लड़के हैं, दोनों को दौड़ाया, एक दौड़ गया 2 किलोमीटर, एक दौड़ा 1.5 किलोमीटर, पाथ डिफरेंस आधे का आया। दोनों वेव देखो बराबर चली है, कोई अंतर है क्या, तो पाथ डिफरेंस कितना है 0। कितना है 0। लेकिन मान लो एक वेव चालू होती 0 से और दूसरी वेव चालू होती यहां से लैम्डा से। एक वेव चालू होती 0 से और दूसरी कहां से चालू होती लैम्डा से। तो बताओ जब ये दोनों वेव मिलती सुपरपोजिशन फिर से कंस्ट्रक्टिव होता, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता, पक्की बात। तो हम लोग बोलेंगे सर देखो फिर से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, इस बार जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, क्योंकि एक 0 से चालू हो रही तो दूसरी लैम्डा से, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया बेटा लैम्डा। समझ गए। अब जरा यहां से एक बात नोटिस करो, अगर मान लो ये तीसरी वेव यहां, दूसरी वेव यहां से चालू होती 2 लैम्डा से, तो भी क्या सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होता, बताओ, तो भी क्या सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होता। सोचो, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ता, सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रहता। अब बताओ पाथ डिफरेंस कितना 2 लैम्डा। ऐसे ही पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा हो जाए तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा, 4 लैम्डा हो जाए तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कितना होना चाहिए n लैम्डा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पाथ डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए n लैम्डा। क्या होना चाहिए। और एक फॉर्मूला याद रखो फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस की अगर तुम लोगों से कोई बात करे डेल्टा फाई कर लो, इसमें लिख लो k इंटू ΔX, और k क्या है वही वेव कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ΔX की जगह कर लो n लैम्डा। आपसे कोई पूछे फेज डिफरेंस कितना होगा तो कितना आंसर बोल दो 2n पाई। यहां पर n के प्लेस पे याद रखना 0 1 2 3 ये रखना है, 0 से चलना है। n के प्लेस पे कहां से चलना है 0 से। समझ में आई बात, पक्की बात, समझ गए। ये कहानी आप लोगों के पास हो गई। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। वैसे इसे इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो। कहानी क्या भी हम समझाने वाले हैं। देखो अब जरा बात करें डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। अब जरा हमें बताओ 0 और लैम्डा के बीच में क्या ये λ/2 है, यहां पर क्या ये पॉइंट 3 λ/2 है, ये 5 λ/2 है, ये 7 λ/2, ये 9 λ/2 और एज ऑन आगे बढ़ जाओ। ठीक है, दूसरी वेव चालू हो जाए यहां से, अब मैं बताओ क्या होगा। पहली वेव बोलेगी -2, दूसरी बोलेगी +2, नेट कितना 0। यहां तो 0 ही 0 चल रहा है, ये बोलेगी +2, ये बोलेगी -2, 0 0 0, हर जगह पर डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा। इस टाइप के सुपरपोजिशन को कहेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो इसे, कहानी का भी बताएंगे।
तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आपको बात समझ में आ गई। तो दो प्रकार का सुपरपोजिशन, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्टिव। अब बताओ पाथ डिफरेंस कितना। पहली वेव कहां से चालू हुई, 0 से, दूसरी कहां से, λ/2 से, तो पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। समझ गए। मान लो अगर दूसरी वेव चालू होती यहां से, अब बताओ क्या अभी भी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता। पाथ डिफरेंस कितना, एक 0 से तो दूसरी 3λ/2 से, तो पाथ डिफरेंस कितना है बच्चा, 3λ/2। एक चालू होती 0 से, दूसरी कहां से चालू होती, 5λ/2 से, तो पाथ डिफरेंस कितना होता, 5λ/2। एक चालू होती 0 से, दूसरी चालू होती 7λ/2 से, पाथ डिफरेंस कितना होता, 7λ/2। अगर आप देखो तो λ/2 में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहां पर कर लो 2n-1, +1 मत करना, क्यों, इसका एडवांटेज मिलेगा आगे। 2n-1 λ/2, यहां पर याद रखना n की वैल्यू 1 से चालू करना, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझ गए। अगर तुमसे पूछे कि ये बताओ फेज डिफरेंस कितना, तो याद कर लो सीधे फॉर्मूला k × Δx, बस 2 π/λ का गुणा कर लेना, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2n-1/2 × पाई, या 2n-1 × π/2, ये हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये कहानी आप लोगों के पास है फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और आपको डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों सुपरपोजिशन समझ में आ गए। अब देखो यहां पर इसे इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। क्यों इंटरफेरेंस कहा जाता है समझो। जैसे फेज के बारे में तो आप लोग समझ गए हो, दो वेव्स हैं जा रही हैं एक मीडियम में, मान लो एक रस्सी है, दोनों वेव इधर ही बना दी गई उसी रस्सी में, एक वेव जा रही है, दूसरी वेव भी जा रही है। यहां पर तुमने चेक किया, पहली वेव का फेज आया 30, दूसरे वेव का फेज आया 60, अंतर कितने का, 30 का। डिग्री में बात कर रहे हैं, फेज माने एंगल। थोड़ा आगे गए, यहां पर पहली वेव का फेज आया 60, दूसरे वेव का आ गया 120, अंतर कितने का, 60 का। यहां पर पहली वेव का फेज आया 180, दूसरी का आ गया 360, अंतर कितने का, 180 का। तो फेज डिफरेंस बार बार चेंज हो रहा है, फेज डिफरेंस बार बार चेंज हो रहा है। आप लोग बोलोगे नहीं सर ये वेव्स इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। समझ गए। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, यहां चेक किया अंतर 60 का, यहां चेक किया अंतर 60 का, यहां चेक किया अंतर 60 का, फेज चेंज होगा। y = a sin ωt - kx है, x बदलने पर फेज चेंज होगा, लेकिन फेज डिफरेंस दो वेव का कैसा रहे, कांस्टेंट। तो हम लोग बोलेंगे सर ये दोनों वेव इंटरफेरेंस करेंगी। और ऐसी दोनों वेव्स जिनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे उन्हें कोहेरेंट वेव्स कहा जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। वेव्स of which phase difference is always constant is known as coherent wave। और जिन सोर्स से ये कोहेरेंट वेव्स आती हैं उन्हें कहा जाता है कोहेरेंट वेव्स, या सॉरी कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट वेव्स के बीच में अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। क्या बोल देते हैं, इंटरफेरेंस। समझ में आई बात आपको। तो ये जो आपने पढ़ा है दैट इज इंटरफेरेंस, दैट इज व्हाट, इंटरफेरेंस। क्या आप मेरी बात समझ गए। तो इंटरफेरेंस का ये बेसिक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो प्रकार का होगा। अब कल जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, स्विच ऑन किया, एक बल्ब इस कमरे में लगा है, स्विच ऑन किया, लाइट आई, ये चौक दिख रही है, स्विच ऑफ कर दिया, दिखना बंद हो गई। दूसरे बल्ब को स्विच ऑन किया, लाइट आई, चौक दिख रही है, स्विच ऑफ किया, दिखना बंद हो गया। दोनों को स्विच ऑन किया, इससे भी लाइट आई, इससे भी लाइट आई, दिख नहीं रहा है। एक को जलाओ दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। पहले सोर्स से लाइट आई, उसने बोला +2, दूसरे से लाइट आई, उसने बोला -2, नेट कितना, 0, नहीं दिखेगा। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो गया। समझ में आई बात आपको। आज थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट की, और उससे पहले बात करें इंटरफेरेंस की। तो कल हम लोगों ने इस बारे में भी डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन में बस इतना अंतर है कि सुपरपोजिशन कोई भी दो वेव्स में हो सकता है, इंटरफेरेंस होगा हमेशा कोहेरेंट वेव्स में। और कोहेरेंट वेव का मतलब आपको बताया गया था, ऐसी दो वेव जिनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, जिनका फेज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, ऐसी दो वेव को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट वेव। ठीक, चलो बच्चा ठीक है। तो थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट पे हम सीधे पहुंचे। थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट, इनका एक्सपेरिमेंट ये मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लॉन्ग आंसर में मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग में, अगर लॉन्ग में आया तो साथ में एक न्यूमेरिकल होगा, या तो पूरा फ्रिंज विड्थ तक आप लोगों से डेरिवेशन करवाया जाएगा, और अगर शॉर्ट में आया तो फिर अकेला इसकी हाइट या विड्थ अकेले का डेरिवेशन आप लोगों के पास आएगा। थॉमस यंग ने क्या किया बेटा, एक एपरेटस बनाया। ये मान लो कि एक अरेंजमेंट उन्होंने बनाई। उस अरेंजमेंट में उन्होंने क्या किया, इस जगह पर एक लाइट का सोर्स रख दिया जो वेव फ्रंट को एमिट कर रहा है, और लाइट
हमारे एपरेटस की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर एक स्लिट बना के रखी है, लेट से ये स्लिट है एस। स्लिट का मतलब ये समझ लो कि ब्लेड से एक हल्का सा कट मारा और ये कट मिलीमीटर्स में भी नहीं है, मीनिंग 1 मिलीमीटर से भी छोटा एक कट छोटा सा मारा हुआ है। यहाँ से बेटा लाइट अंदर एंटर करती है और लाइट ऐसे बढ़ते हुए इन दोनों स्लिट्स पर पहुंचती है, स्लिट S1 और स्लिट S2 पर। जब इन स्लिट्स पर लाइट आती है तो हम लोग ये देखते हैं कि स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क स्पॉट हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं और जिन स्पॉट्स को हम लोग फ्रिंज कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। याद आया आप लोगों को जब पहली बार पढ़ाए थे तो स्लिट्स फ्रिंजेस के बारे में प्रॉपर बनाए थे, बोर्ड पे एक अजीब सा फिगर भी बनाया था, क्रैश ट्रफ, उसका सुपर पोजिशन करके दिखाया था। हम अब वहाँ तक नहीं जा रहे क्योंकि वो चीज़ एग्जाम में आने नहीं वाली। अब है क्या, मान लो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी है, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी है और यहाँ पर स्लिट्स फ्रिंजेस बनना चालू होती हैं। देखो ये हो गया इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, लेट से दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए डाल दो, पॉइंट ओ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो पॉइंट ए पर हमेशा ही ब्राइट फ्रिंज बनेगी, पॉइंट ए पर कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी। कारण क्या है कि जो वेव आएगी स्लिट S1 से और जो वेव आएगी स्लिट S2 से, अगर आप नोटिस करो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो इनका पाथ डिफरेंस 0 होगा और पाथ डिफरेंस 0 का मतलब है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब है कि यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है, तो मिड पॉइंट पर हमेशा कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट। इधर कहीं चलो एक डार्क फ्रिंज बनती है और इस पॉइंट का नाम हम लोग डाल देते हैं बी। तो हम लोग ये देखते हैं कि सर यहाँ पर डार्क फ्रिंज तो एक ही शर्त पर बनेगी कि S1 से एक लाइट वेव आए, S2 से एक लाइट वेव आए और दोनों सुपर पोजिशन करें और दोनों के सुपर पोजिशन के बाद क्या हो कि यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज बन जाए, दोनों का डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन हो जाए और एक डार्क फ्रिंज हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़े। हमने बोला ठीक, लेट से इस फ्रिंज की ऊंचाई h है। वैसे हमने एग्जांपल डार्क फ्रिंज का दिया, आप ये मान के चलो कि ब्राइट भी हो सकती है क्योंकि हम लोग जो एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं वो जर्नल के लिए निकालने वाले, कोई स्पेसिफिक डार्क फ्रिंज के लिए एक्सप्रेशन नहीं होने वाला अपना। तो इस जगह पर हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट बी पर दोनों वेव्स आई और दोनों ने सुपर पोजिशन किया। इस h की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, लेकिन h फाइंड करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि सर एक टर्म है S2b और दूसरा है S1a। अगर आप फिगर में देखो इन दोनों का अंतर ही पाथ डिफरेंस कहलाएगा। S1 से B तक लाइट ने जो दूरी ट्रेवल करी, S2 से B तक लाइट ने जो दूरी ट्रेवल करी, इन दोनों का अंतर दोनों वेव का पाथ डिफरेंस है और ये पाथ डिफरेंस मीनिंग S2b माइनस S1a आएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग पाथ डिफरेंस डेल्टा x लिख देंगे। ये बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है, ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है, इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। इतना कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हो कि ये होने वाली है dy2 और ये भी क्या होने वाला है dy2। a b हो गया, इसे c डाल दो, इसे d डाल दो, ठीक है। अब चलिए देखिए हम लोग इस जगह पर एक ट्राइंगल की बात करेंगे, दैट ट्राइंगल इज S2BD। S2BD दिखा आप लोगों को, S2BD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, दैट इज S2B। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा BD, BD नहीं BD, प्लस बेस कितना रहेगा S2D। समझ गए। अब देखिए क्या होता है बच्चा, हम लोग इस जगह पर S2B की वैल्यू निकालना चाहते थे जो हम लोगों के पास है। तो इस BD को जरा हम लोग ध्यान से देखें, B और D को अगर आप लोग देखो तो बेटा ये हो जाएगा H प्लस dy2। तो BD के प्लेस पे कर सकते हो H प्लस dy2, इसका कर लो स्क्वायर। और S2D की बात करोगे तो ये कैपिटल D है, इस कैपिटल D का स्क्वायर कर लो। आपके पास हो जाएगा S2B का होल स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 और बेटा 2AB जब करोगे तो सिर्फ HD बचेगा और प्लस में बचेगा D स्क्वायर। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। आफ्टर दैट आप लोग क्या करो, एक दूसरा ट्राइंगल निकालो, क्योंकि S2B तो निकाल लिए हो, S1A के पास जाओ। S1A आएगा S1BC में, तो एक ट्राइंगल हम लोगों के पास आएगा S1BC। इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लोगों के पास हाइपोटेन्यूज है S1B, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने पास रहने वाला है BC और बेस रहने वाला है S1C। S1B का होल स्क्वायर निकालना है। BC की बात करो, देखो BC अगर आप लोग निकालोगे तो H माइनस dy2 होगा, प्लस S1C की बात करोगे तो ये कैपिटल D रहने वाला है। S1B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस में एच डी होगा और प्लस में होगा डी स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? फाइंड क्या करना है? S2B माइनस S1A। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा दो। जब आप लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाओगे तो आप लोग ये पाओगे कि जैसे ही हम लोगों ने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाया तो S2B के होल स्क्वायर से S1B का होल स्क्वायर घटा दिया आपने। S2B होल स्क्वायर ना बोलो तो भी चलेगा, S2B स्क्वायर माइनस S1B स्क्वायर। बेटा हम घटा के डायरेक्ट रखे दे रहे हैं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4, कैपिटल डी स्क्वायर से कैपिटल डी स्क्वायर। लेकिन ये माइनस है, ये प्लस, घटाने पर दोनों ऐड हो जाएंगे। आंसर आएगा 2HD। 2HD। ठीक। अब देखो बेटा यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया जा सकता है, तो हम लोग इस जगह पर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लगा देते हैं और बराबर में 2HD हम लोगों के पास चल रहा है। अरे यही तो फाइंड करना है। ये हम लोगों के पास डेल्टा एक्स हो गया। इधर देखो S2B प्लस S1B, हमने बोला कि सर S2B और S1B तो निकल नहीं रहे, तो एक काम करो, S2B और S1B को अगर तुम्हें निकालना है तो एक काम करो, ये बड़ी डिस्टेंसेज है, तुम्हारे पास जो नोन सबसे बड़ी डिस्टेंस है उसे रख दो और सबसे बड़ी नोन डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगा लिया, इन दोनों की जगह पर कैपिटल डी और कैपिटल डी को रखा। सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल डी बराबर में 2 इंटू एच इंटू डी। 2 से 2 काट दो और h की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो ये आपके पास आएगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू डेल्टा एक्स। नहीं, स्मॉल डी डिवाइड में आएगा, थोड़ा सा हम गड़बड़ कर गए जल्दीबाजी में। यहां पर आपके पास बचने वाला है कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। तो आप लोगों के पास ये h की वैल्यू बचने वाली है। सो दिस इज h इज इक्वल टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। ये हम लोगों के पास हाइट की वैल्यू आ गई। क्या आप मेरी बात समझ गए? सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड हाइट ऑफ फ्रिंज। अब मान लीजिए आप लोगों को ब्राइट फ्रिंज की हाइट निकालनी है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए यहां पर लिख देते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज। एक बात बताओ, ब्राइट फ्रिंज कब बनती है? जब पाथ डिफरेंस, जब सुपरपोजिशन हो कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा रख दो। तो h इज इक्वल टू होगा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी इंटू n लैम्डा। अगर आपको डार्क निकालनी है तो डार्क फ्रिंज के लिए जानते हो पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो स्मॉल h इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और इधर बचेगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज की हाइट के लिए एक्सप्रेशंस हो गए। सीधे पूछे जाएंगे पेपर में, वो बस अगर इतना भी करके आ गए तो 4, ये 5 नंबर का काम है। अच्छा 5 नंबर नहीं, ये 3 नंबर का काम है, इसमें आगे थोड़ा मिलेगा। देखो जब हम समझा रहे हैं तो हम बोर्ड पे सीधे डेरिवेशन करना चालू कर देते हैं, लेकिन आप लोग कुछ लिखा करो उसके बारे में। मतलब हम जब आप एग्जाम में कॉपी जमा करते हो ये लोग, तब पता चलता है कि उसमें जैसे डेरिवेशन हम बोर्ड पे किए हैं सेम टू सेम छाप दिए, चित्र बनाया और चालू, कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए क्या है, S1 S2 क्या है, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन करोगे S1 S2 ये सब क्या है। क्या यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आ गई? अब हम लोगों से पूछा जाएगा फ्रिंज विड्थ के बारे में कि आखिरकार फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। याद करो जब पहली बार पढ़े थे तो फ्रिंज की चौड़ाई हम लोगों ने देखी थी और विड्थ के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि स्क्रीन पर कुछ ऐसी फ्रिंजेस बनती थी। मीनिंग पहले एक डार्क स्पॉट आता था, फिर एक ब्राइट स्पॉट, एक डार्क एक ब्राइट, डार्क और ब्राइट अल्टरनेट हम लोगों को मिलते जाते थे। ठीक, अल्टरनेट स्पॉट मिलते जाते थे। चलो ये हम लोगों की 0 नंबर वाली फ्रिंज है, ये पॉइंट ए पर। आपको एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए, तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए पहले आप लोग nth डार्क फ्रिंज की ऊंचाई निकालो। nth नंबर मतलब कोई भी अपने पास नंबर है, nth डार्क फ्रिंज की ऊंचाई निकालो, फिर n+1th डार्क फ्रिंज की ऊंचाई निकालो और दोनों की हाइट का अंतर निकालो। जो गैप आपके पास आएगा, भले ही ये ब्राइट फ्रिंज से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हम इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। समझ गए? डार्क फ्रिंज की विड्थ आपको चाहिए, जैसे मान लो इस डार्क की विड्थ हमें चाहिए, कहां गया, चलो इसकी चाहिए, तो आप पहले nth ब्राइट फ्रिंज की ऊंचाई निकालो, फिर n+1th ब्राइट फ्रिंज की ऊंचाई निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो हाइट का, और ये हम लोगों के पास आ जाएगा विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। तो चलो अब डार्क और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हम लोगों को फाइंड करनी है। इसे रब कर दें।
ऑनलाइन वालों को लगेगा बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है। हाँ चलो देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो चलो पहले निकालते हैं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। ब्राइट फ्रिंज की जब विड्थ निकालोगे तो बेटा पहले n+1 डार्क फ्रिंज की ऊंचाई निकालोगे, फिर इससे nth डार्क फ्रिंज की ऊंचाई को घटाओगे तभी तो आंसर आएगा। चलो देखो, आपके पास डार्क फ्रिंज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है। इस डार्क लिख दिया, डार्क फ्रिंज की ऊंचाई का आपके पास फॉर्मूला है और n के प्लेस पे आपको जस्ट पुट करना है n+1। तो आपके पास बचेगा कैपिटल D ओवर स्मॉल d। n के प्लेस पे n+1 डालोगे, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2n+2 बनने वाला है और माइनस में 1 ऑलरेडी है, इंटू λ/2। ये समझ में आया? माइनस लगाओ। फिर आप लोग nth डार्क फ्रिंज की हाइट निकालो, दैट इज ऑल्सो वी हैव फॉर्मूला फॉर इट, 2n-1 इंटू λ/2। आप इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास कैपिटल D बाई स्मॉल d कॉमन मिलेगा, साथ में आपको λ/2 भी कॉमन मिलेगा। इधर आप देखो तो 2n+2 से जब 1 घटाओगे तो ये बचेगा 2n+1 और इधर आपके पास है 2n-1, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 2n और प्लस का 1 बचेगा। अरे साइन चेंज हो गए ना, 1 से 1 आप जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू λ/2 इंटू 2, 2 से 2 काट दो, आपके पास बचेगा कैपिटल D इंटू λ/स्मॉल d। दिस इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। समझ गए? अब तुमको डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो आप क्या करो, n+1 ब्राइट फ्रिंज की ऊंचाई निकालो, फिर nth ब्राइट फ्रिंज की ऊंचाई निकालो और दोनों का डिफरेंस निकालो। n+1 ब्राइट फ्रिंज की ऊंचाई निकालनी है। ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू n λ। देखो कैपिटल D बाई स्मॉल d n के प्लेस पे हो जाएगा n+1 इंटू λ माइनस कैपिटल D बाई स्मॉल d n λ। आपको कॉमन मिलेगा कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू λ। इधर बचेगा n+1 और माइनस में बचेगा n, घटा लीजिए तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू λ। दिस इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो आपके पास डार्क और ब्राइट दोनों फ्रिंजेस की विड्थ का फॉर्मूला आप लोगों के पास है। थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट से ये डेरिवेशन पूछा जाता है। समझ गए? पक्की बात। अब देखो इस चैप्टर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। पहले तो इसके न्यूमेरिकल हम तुमको कुछ बता दें कैसे होंगे। जैसे मान लो इस चैप्टर से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया, तो देखो हो क्या सकता है कि जस्ट हाइट पूछी जा सकती है, विड्थ पूछी जा सकती है। ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजेस की विड्थ तो आपके पास सेम ही है, कैपिटल D स्मॉल d दिया होगा, लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। या मान लो इनमें 4 चीजें हैं, W, कैपिटल D स्मॉल d और लैम्डा। बस आपको पता होना चाहिए W है विड्थ ऑफ फ्रिंज, लैम्डा है वेवलेंथ, कैपिटल D है स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी और स्मॉल d रहने वाली है दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी। ठीक, इन 4 चीजों में कोई 3 चीज दे के चौथी चीज पूछ ली जाए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये मॉडल पेपर से करो प्रैक्टिस, जो ना है वो बताओ। अगर हम प्रैक्टिस करवाने लगेंगे तो फिर 3 दिन में अपना डेरिवेशन, 3 दिन में अपना फिर टॉपिक चला जाएगा। तो हम लोग कर तो उतना ही सकते हैं, एटलीस्ट 26 जनवरी तक कोर्स भी तो खत्म करना है। देखो, और सिमिलरली आप लोगों से हाइट का भी पूछा जा सकता है। एक बात याद रखना, जब हाइट निकाल रहे हो तो आप ये देखो, जब आप लोगों ने डार्क फ्रिंज की ऊंचाई निकाली तो 2n+1 इंटू λ/2 की जगह आपने 2n-1 इंटू λ/2 किया। अगर हम 2n+1 करते तो n चलता 0 से। अगर वो हमसे बोलता कि छठी डार्क फ्रिंज की ऊंचाई निकालो तो हम लोग n के प्लेस पे 5 रखते। इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है, आप लोग n के प्लेस पे डायरेक्ट 6 रखो। 10वें डार्क फ्रिंज की ऊंचाई निकालो, n के प्लेस पे डायरेक्ट क्या रखो, 10 रखो। और इधर तो कोई दिक्कत की ही बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0th फ्रिंज इसको बोलते हैं, बाकी 1 2 3 4 ऊपर काउंट करी जाती है। तो ब्राइट में तो नॉर्मली चलेगा, फर्स्ट बोले तो n के प्लेस पे 1 रख दो, सेकंड बोले तो n के प्लेस पे 2 रख दो, थर्ड बोले तो n के प्लेस पे 3 रख दो। हाइट भी निकाल सकते हो। इसमें एक छोटा सा दिमाग लगा देते हैं, बोल देते हैं कि यंग एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग वाटर में परफॉर्म करें तो हमें ये बताओ कि फ्रिंज की हाइट में या विड्थ में क्या चेंजेस आएंगे। तो एक दिमाग लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 होता है, λ2 इज इक्वल टू हो जाएगा λ1 अपॉन n। अगर मान लो तुमसे पूछे कि एक यंग एक्सपेरिमेंट को हवा में परफॉर्म किया, हम लोगों के पास फ्रिंज की हाइट आ गई 10, पानी में अगर इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो हाइट कितनी आएगी, तो जस्ट आप लोग n का डिवाइड कर दो, क्योंकि अब जो वेवलेंथ रखोगे वो पुरानी वेवलेंथ में n का डिवाइड करके रखोगे। देखो सभी में वेवलेंथ का मल्टीप्लाई है, और अगर सब में n का डिवाइड होने वाला है तो हर एक्सप्रेशन में n का डिवाइड आएगा। तो कुछ भी आ जाए, हाइट कितनी है, जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड, विड्थ कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड, डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड।
समझ में आ गई बात। और डिवाइड करिएगा किसी नंबर का तो जाहिर सी बात है आंसर कम हो जाएगा। अब मान लो एमसीक्यू में पूछ दिया गया कि एक यंग एक्सपेरिमेंट को पहले हवा में परफॉर्म किया फिर पानी में परफॉर्म किया, फ्रिंज की विड्थ घट जाएगी, बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, नन ऑफ द अबव। तो घट जाएगी, फ्रिंज की विड्थ कम हो जाएगी। समझ गए? इसका वाइसे वर्सा भी समझ लेना कि पानी में परफॉर्म करके हवा में परफॉर्म करे तो बढ़ जाएगी, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गुणा करना, फिर मत भाग लगाना, फिर मतलब λ1 की बात चल रही है, फिर λ2 × n हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई रहेगा। वो उस क्वेश्चन को भी थोड़ा दिमाग समझ लेना, लेकिन करते ऐसा ही है, हवा से पानी में ले जाते हैं, पानी से हवा में नहीं ले जाते। तुम्हारी किस्मत खराब हो तो बात अलग है, लेकिन समझदारी थोड़ी दिखा लेना, वहाँ पर कोई कठिन बात तो है नहीं आप लोगों के पास। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर यहाँ पर सुपरपोजिशन के भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अब देखो कैसे आएंगे आपके पास, इसे हम रब कर दें। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट थॉमस यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो वो वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक स्लिट के सामने कोई डाइलेक्ट्रिक कोई टी थिकनेस की ट्रांसपेरेंट स्लैब रखते हैं। वो 2012 में लास्ट आया था और तब से फिर एनसीईआरटी वगैरह पैटर्न पकड़ने लगी यूपी बोर्ड, तो वो आना बंद हो गया। उम्मीद ये भी है कि इस बार नहीं आएगा और अगली बार से तो मॉडल पेपर में छपना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, हम उसे नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो आएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि सर बता दीजिए तो फिर हम भले ही उसे बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर को, पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं और साथ में डिफ्रैक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। इसे आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरफेरेंस में पूछा गया कि दो वेव्स के बीच में या दो कोहेरेंट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो बताओ कौन सी फ्रिंज बनेगी? डार्क, और लैम्डा है तो ब्राइट। ये भी सब कर ही डालोगे। अच्छा यहाँ पर यंग ने सिंगल स्लिट के बाद डबल स्लिट क्यों करी? क्योंकि नेचर में हमें कभी कोई कोहेरेंट सोर्स मिलता नहीं है, है ना। कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए, कोहेरेंट सोर्स भी जानते हैं आप लोग, खैर लिख डालेंगे, एक बार फिर भी पढ़ लेना किताब से, आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोगों के पास बनता है जिस न्यूमेरिकल में हम लोगों को सुपरपोजिशन करा के दो वेव्स का पूछा जाता है। देखो कहानी क्या है। वेव की इक्वेशन के बारे में तो कल भी हम लोग देखे थे कि एक वेव की इक्वेशन अगर आप लोगों को लिखनी है, y1 = a1 sin ωt माइनस kx हम लोग लिखते हैं। और चलो एक वेव ये है और दूसरी वेव हम लोगों के पास आती है a2 sin ωt माइनस kx और प्लस माइनस फाई कर लेते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन करा के जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनती है, इसका डेरिवेशन नहीं है, न पूछा जाता है तो हम उसको करा भी नहीं रहे। r sin ωt माइनस kx प्लस माइनस थीटा कर सकते हो। ठीक है, थीटा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बनेगा या नया फेज कांस्टेंट बनेगा। इस जगह पर अगर हम बात करें r क्या रहेगा, तो बस इसे याद रखना, फॉर्मूला है r² = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये याद रखना, इससे न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, और साथ में एक बात याद रखो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसे चाहो तो ऐसा लिख सकते हो I = KA²। समझ गए? अगले नंबर पर तुम लोगों से पूछा जा सकता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में, तो इसका फॉर्मूला है I1 + I2 + 2 √I1 I2 × cos फाई। ये याद रखो, इतना याद रखो। ठीक है, I = I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos फाई। ठीक, इसका न्यूमेरिकल है बिल्कुल सीधा सीधा। दो वेव हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड गिवन है, फाई की वैल्यू गिवन है, फेज डिफरेंस इसको बोलेंगे, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ, कर लोगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? थीटा के प्लेस पे 0 डालो, थीटा के प्लेस पे 0 डालोगे, a1² + a2² 2a1 a2 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, r की वैल्यू a1 + a2 आ जाएगा। तो याद रखना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है a1 + a2, और मिनिमम की बात करें तो a1 - a2, थीटा के प्लेस पे आप लोग 180 डालो, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 180 डाल के आप निकालोगे a1 - a2। ये बात याद रखना। अच्छा देखो, दो वेव्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी I1 और I2 है। रिजल्टेंट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी जाए तो I1 + I2 मत कर देना, पहले एम्पलीट्यूड को जोड़ेंगे, फिर कहानी क्या है भी हम देखो सवालों में कर रहे हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को फॉर्मूला से सीधे सीधे कराएगा कुछ, दोनों वेव की इंटेंसिटी देके फाई देके रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछे, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को देके फाई देके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछे, ये इतना करा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास सवाल आता है जो रेशियो से रिलेटेड होते हैं। कहा जाता है कि दो वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो 4:5 है, उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो बताओ। जैसे दो वेव्स हैं, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो आप लोगों को दिया गया है 4:5, उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो हम लोगों को बता दो। अगर इंटेंसिटी की बात करोगे तो फॉर्मूला होता है KA²।
KA2 स्क्वायर, कांस्टेंट से कांस्टेंट काट दो, इधर हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर, और जस्ट A1/A2 की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर करोगे, आंसर बनेगा 16/25। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप लोग इंटेंसिटीज का रेशियो निकाल सकते हो। उल्टा क्वेश्चन आ जाए, इंटेंसिटीज का रेशियो देके आप लोगों से एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा जाए तो भी कर लोगे। जस्ट आपको इंटेंसिटीज का रेशियो पता है, K1 स्क्वायर अपॉन KA2 स्क्वायर करना है, सॉल्व कर लोगे आराम से, पक्की बात, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, अंडर रूट निकालना पड़ेगा उसमें, ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों से बोलेगा कि दो वेव सुपर पोजिशन कर रही हैं, उनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो गिवन है। जैसे दो वेव सुपर पोजिशन करती हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो 25/16 है, 25/16 है। इनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो बताओ। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ, और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, A1 + A2। तो रिजल्टेंट देखो, K इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, A1 + A2 का होल स्क्वायर कर दिया, दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी की बात करोगे तो A1 - A2 का होल स्क्वायर, ये इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई। 25/16 करो, K से K काटो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लो, A1 + A2/A1 - A2, और बराबर में हो जाएगा 5/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, A1/A2 आराम से निकाल लोगे। बात समझ गए? दूसरे नंबर पे तुम लोगों को एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया जाए, कहा गया कि चलो एम्पलीट्यूड का रेशियो है 4:5, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो बताओ। तो आप समझ लेना कि देखो, अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है, पहले का एम्पलीट्यूड कर लो 4x और दूसरे का एम्पलीट्यूड कर लो 5x। मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी के हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन में K A1 - A2 का होल स्क्वायर, K से K काट दो, A1 की वैल्यू 4x, A2 की वैल्यू 5x, जोड़ोगे कितना बनेगा 9x, तो 9x का होल स्क्वायर अपॉन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, -x मत करो, +x लिखो, ठीक है, मीन डिफरेंस की बात हो रही, चलो हमने माइनस लिख दिया, दोनों का स्क्वायर कर लो, न्यूमरेटर में बनेगा 81x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, काट दो, कितना आएगा 81:1 आएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात? तो कुछ ऐसे चिंटू टाइप के न्यूमेरिकल्स और आते हैं जो सुपर पोजिशन से रिलेटेड होते हैं, ये भी आप आसानी से कर ही डालोगे। फिर भी समझ लो कि नंबर अच्छे तभी आएंगे, अच्छा एग्जाम में तभी करोगे जब अच्छा पढ़ोगे, ना कि तुम्हें जब अच्छा पढ़ाया जाएगा। मेहनत तुम्हीं को करनी है, मॉडल पेपर उठाओ, सवाल लगाओ, जो ना आए आके डिस्कस करो, डिस्कस करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। अब किताब से ना पढ़ो, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल 16 फरवरी सर पे बैठे हैं, 1 महीने समय है अभी, हाँ 1 महीने से ज़्यादा समय है, लेकिन फिर भी अब तुम्हारे पास वो समय नहीं है कि तुम कोई चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, तुम जस्ट रिवाइज ही कर सकते हो। क्या ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस का एक कर्व और होता है, ग्राफ और होता है, उसे हम डिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद स्टडी करने वाले हैं। इतना पढ़ के समझ गए हम लोग। अब बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो क्या है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझिए। जैसे आप लोगों के पास एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर लाइट इधर से आ रही है, लाइट आके यहां तक हम लोगों को ब्राइटनेस देगी। तुमने सोचा कि हम कुछ रुकावट इसके सामने लगा दें और ब्राइटनेस सिर्फ यहां तक पहुंचे, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये लाइट वेव इस ऑब्स्ट्रक्शन से टकराई, लाइट इधर बेंड हो गई, जिधर शैडो बनना चाहिए उधर मुड़ गई, और इसी फिनोमेना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग लाइट टुवर्ड द शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिधर शैडो बनना चाहिए उधर लाइट का बेंड हो जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। समझ गए बात? ठीक, तो इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन को 2 साइंटिस्टों ने स्टडी किया था, एक थे फ्रेनेल और दूसरे थे फ्राउनहोफर। इन दोनों की बात करें तो दोनों का जो एपरेटस है, दोनों के जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, बस दोनों में एक डिफरेंस आता है। एक ने फ्लैट वेव फ्रंट को यूज़ किया तो दूसरे ने स्फेरिकल। तुम गोली मारो, तुम चाहे फ्लैट लो चाहे स्फेरिकल लो, पेपर में एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी आए, दोनों के एपरेटस लगभग सेम है, एक करके चले आओ, कोई नहीं नंबर तुम्हारे काटने वाला, ठीक है। इतनी बात तुम समझ गए। हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे रब करें तो डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व अगर हम लोग करना चाहें तो देखो डिफ्रैक्शन के लिए कैसा एपरेटस है। जब पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि एक रील ले आओ, इंस्टाग्राम वाली रील नहीं, और रील्स होता है, एक रील ले आओ, उसमें एक छोटा सा कट मारो, एक एपरेटस बनाना बताया था, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि कैसे सामने स्क्रीन पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। शायद आप लोगों ने किया हो। देखो
हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो जैसे हम लोगों के पास एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के सामने एक दूसरा हम लोगों ने कार्डबोर्ड या कुछ भी रखा हुआ है और इसमें एक स्लिट हम लोगों ने काट दी है इतनी, ठीक है, इसमें एक सिंगल कट लगाया हुआ है और ये स्लिट चलो अपने पास है ए बी, क्या है ए बी। इधर से हम लोग एक लाइट सोर्स यहाँ रखे हैं जिससे लाइट इस तरीके से अंदर पहुँच रही है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ तक लाइट आई, इस जगह पर पहले तो देखो लाइट अंदर बेंड क्यों हुई। जब शुरुआत में पढ़ाया गया था तो आप लोगों को बताया गया था हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से कि हर एक पॉइंट एक सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, तो जब लाइट इधर पहुंचेगी तो यहाँ पर जो सोर्स के जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेट करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट, इनके ऊपर एक कॉमन एनवेलप खींचो, ये वेव फ्रंट हो गया, इनके कॉन्टैक्ट में जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे और ये वाइब्रेशंस कुछ ऐसे हो जाएंगे। इधर एक कॉमन एनवेलप खींचो, ये कुछ ऐसे हो गया, और सिमिलरली खींचते चले जाओगे तो लाइट दिखाई पड़ेगी कुछ ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। और शैडो रीजन की तरफ इस हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू लाइट को एक्सप्लेन किया जाता था कैसे ये बेंड होती है। फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न जब बताया गया तो आपको बताया गया कि सर देखो जब स्क्रीन पर लाइट पड़ेगी तो यहाँ तक तो एक ब्राइट स्पॉट ही हम लोगों को दिखाई पड़ेगा इतने में, लेकिन इस जगह पर एक डार्क स्पॉट होगा, उसके बाद एक ब्राइट स्पॉट फिर से होगा, फिर एक डार्क स्पॉट होगा, फिर एक ब्राइट स्पॉट होगा, फिर एक डार्क स्पॉट होगा। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता था कि ब्राइट स्पॉट पतला होता जाता था और डार्क स्पॉट फैलता जाता था। याद आया? याद आया? पिक्चर दिखाई थी इसकी आपको, आपकी किताब में भी छपी हुई है, याद आ गया? चलो ठीक, नहीं याद आया तो उतना कुछ पूछेंगे भी नहीं, आप लोगों से सीधे प्रिंसिपल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ पूछेंगे और कोई खास बात ये पूछते नहीं हैं। तो देखो पेपर में जो आएगा हम उसकी बात करें, पढ़ने का समय भी नहीं है, मतलब पढ़ने का समय तो अभी है लेकिन नया पढ़ने का नहीं है। स्क्रीन आप लोगों के पास है, इधर आप लोगों ने एक स्लिट काट के रखी है और इस जगह पर वेव अंदर पहुंचने वाली है, ठीक है। यहां पर एक है पॉइंट ए और इधर है पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर डार्क स्पॉट बनता है और ये बीच में हम लोगों को इतनी जगह पर एक ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब ये डार्क स्पॉट बना, डार्क स्पॉट क्यों बना? तो आपको बताया गया कि सर पॉइंट ए से एक वेव चलकर आई और पॉइंट बी से एक वेव चलकर आई, दोनों वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ और पॉइंट डी पर कैसा स्पॉट बन गया? डार्क। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब जो वेव पॉइंट ए से आई और जो वेव पॉइंट बी से आई, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? भूल गए तुम लोग सबके सब? यहां पर लैम्डा होना चाहिए, इधर उल्टा चलता है, इधर डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा। जर्नली हम लोग क्या देखते थे ना, देखो इधर, अच्छा याद करो पिक्चर, देखो कल भी हमने सिखाई थी, इधर देखो जल्दी से, जैसे एक वेव ये है और दूसरी वेव ये, चलो यहां से बनाते हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा, कितना है? तो सुपरपोजिशन कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। और यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2। तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट होगा, एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी को खत्म कर देगी और नेट जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो जीरो होगा। हम लोग बोलेंगे सर ये सुपरपोजिशन कैसा है? डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ये है, इधर पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 और यहां पर कितना है? लैम्डा। तो लैम्डा पर तो होता है कंस्ट्रक्टिव, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में लैम्डा पर होता है डिस्ट्रक्टिव। कारण क्या है समझो। बताया जाता है कि सर मान लो कि चलो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में 100 वेव एंटर करी। कितनी वेव एंटर करी? 100। जो पहली वेव और आखिरी वेव है इनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा, कितना है? तो मान लो अगर 100 वेव एंटर करी तो 50वीं वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना पड़ जाएगा? लैम्डा बाई 2। अब देखो पहली और 51वीं के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ। इधर से थोड़ा नीचे चले दूसरी, इधर से थोड़ा नीचे चले 52वीं, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तीसरी और 53वीं के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2।
49वीं और 100वीं के बीच में पार्ट, सॉरी 50वीं और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2। अरे इन दोनों के बीच में भी तो λ/2 है। तो आधे सोर्स की एनर्जी दूसरे आधे सोर्स की एनर्जी को कैंसिल कर देगी। यहां पर सिर्फ इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन को मत देखो, बीच में तो कई सारी वेव सेंटर करेंगी। अगर पहली और आखिरी के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो पहली और आखिरी के बीच में जो वेव है उसके साथ पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इधर से एक वेव नीचे, इसके एक वेव नीचे, पार्ट डिफरेंस λ/2। ऐसे चलते चलते आ जाओ, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2। तो पूरी वेव्स की एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। वो तो लिखने की बात है कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, लेकिन सुपरपोजिशन जिन दो वेव्स के बीच में हो रहा है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2। और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 0। तो फ्रिंज कैसी बनेगी, डार्क। याद आया? अब समझ में आया बात? जब तुमने रिवीजन इसका भी नहीं किया था, घर पे किया होता तो याद रहता कि यहाँ पर तो कहानी अलग चलती है। इधर तो λ/2 करना, इधर तो λ/2 पर कंस्ट्रक्टिव होता है, लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव होता है जाके, और इंटरफेरेंस में λ/2 पर डिस्ट्रक्टिव, लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव होता है। तो इधर कहानी अलग, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वेव्स के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है, उधर सिर्फ 2 ही वेव्स होती हैं। खैर, तो आपको ये समझ में आया कि पहले डार्क स्पॉट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। अच्छा, इसके ऊपर फिर ब्राइट स्पॉट आता है, फिर डार्क आता है। अब जो ब्राइट स्पॉट तुम्हारे पास आ रहा है उसके लिए पहली और आखिरी वेव के बीच में देखो लैम्डा के आगे आएगा 3 λ/2, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 3 λ/2। सोर्स के 3 हिस्से करो, यहां पर λ/2, इधर 2 लैम्डा और इधर लैम्डा और आगे 3 λ/2। यहां से लेके यहां तक सोर्स अपनी एनर्जी को कैंसिल कर लेगा, सिर्फ इतनी एनर्जी बचेगी जो आपको ब्राइट स्पॉट देगी। इसीलिए अगला ब्राइट स्पॉट थोड़ा छोटा बनता है, क्योंकि 1/3 सोर्स वहां पर ब्राइटनेस देगा। अगले नंबर पर फिर डार्क आएगा। डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस अब की बार 2 लैम्डा, सोर्स के 4 हिस्से करो, यहां से यहां तक लैम्डा, इधर λ/2, इधर 3 λ/2। अगर आप देखो ये 0 to लैम्डा, एनर्जी कैंसिल, लैम्डा और 2 लैम्डा में पार्ट डिफरेंस कितना, λ/2, एनर्जी यहां पर भी कैंसिल हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एनर्जी यहां पर भी क्या करेगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये कहानी आप लोगों के पास है। तो अगले नंबर पे फिर डार्क स्पॉट बनेगा, फिर जो ब्राइट आएगा पार्ट डिफरेंस 5 λ/2, सोर्स के 5 हिस्से करो, पांचवा सोर्स अपनी पांचवा हिस्सा अपनी एनर्जी देगा। तो ये कुछ कहानी है, समझ गए? तो आप लोग खैर अभी इतने पर आओ, यहां पर एक डार्क स्पॉट बन रहा है। इस डार्क स्पॉट के लिए चलो AB की बात करें तो ये हम लोगों के पास है E, मतलब यहां से यहां तक दूरी कितनी है, E। इस जगह से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर खींचा जिससे ये और ये, मान लो AB, इसे डाल देते हैं C, जिसमें AD2 और CD2 आपस में बराबर है। तो पक्की बात है जो BC है यही तो पाथ डिफरेंस बचेगा, और पाथ डिफरेंस मालूम है पहले के लिए कितना है, लैम्डा। पहले डार्क स्पॉट के लिए कितना है, लैम्डा। तो अगर हम इस एंगल को थीटा बोलें तो आप हमें एक बात बताओ कि अगर इस एंगल को थीटा बोलें तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देन यू विल से सर λ/E परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आप लोगों के पास लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा E साइन थीटा। ये एक एक्सप्रेशन है वेव लेंथ को निकालने के लिए, समझ गए? वेव लेंथ को निकालने के बाद आप लोगों से पूछा जाता है एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। देखो इस जगह से मिड पॉइंट से आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी, इससे आप लोगों ने इसे मिला दिया। सिमिलरली दूसरा डार्क स्पॉट यहां पर है, इधर मिला दिया। ये एंगल भी बेटा लगभग थीटा ही आता है, मीनिंग थीटा है नहीं आपस में, हम बोल देते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, थीटा, क्योंकि हम मान के चलते हैं रेज पैरेक्सियल है, मतलब एपरेटस में बहुत दूर ये डार्क स्पॉट नहीं बन रहा है, बिल्कुल पास में बन रहा है, छोटे एंगल्स बन रहे हैं। आप सोचो साइन थीटा बहुत बड़ा थोड़ा ना है, लैम्डा अपॉन ये, लैम्डा कितना बड़ा होता है, लैम्डा सोचो लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, बहुत छोटा। तो ये थीटा बहुत छोटा एंगल है, और छोटे एंगल के लिए हम इसे भी बोलते हैं सर ये भी बहुत छोटा एंगल, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, लगभग कैसे हैं, सेम। ये थीटा है, इसे भी थीटा मान लो, और एंगुलर विड्थ अपने पास आएगी कितनी, 2 थीटा। इसे बोला जाता है एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब थीटा बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को थीटा बोल सकते हो। पैरेक्सियल रे का केस याद आया, रे ऑप्टिक्स से हम लोग कर रहे हैं, तो साइन थीटा के प्लेस पे थीटा बोल दिया। इस 2 थीटा की बात करोगे, जस्ट थीटा की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज लैम्डा अपॉन ई। तो आपको जो एंगुलर विड्थ पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला है टू लैम्डा अपॉन ई। इसके अलावा डिफ्रैक्शन में कुछ नहीं पूछते। डिफ्रैक्शन में एक छोटी सी बात और पूछ लेते हैं कि कंपेयर करो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को, तो कंपैरिजन में सुन लो,
इंटरफेरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो स्लिट्स की विड्थ बराबर होती है, कभी कम ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर स्लिट्स की विड्थ कम ज़्यादा होती रहती है। इंटरफेरेंस की बात करें, 2 सोर्स होते हैं, डिफ्रैक्शन में 1 सोर्स होता है। समझ गए? पक्की बात। इसके बाद हम लोग बात करें, डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी फ्रिंज की चेंज नहीं होती, डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। कहीं पर ज़्यादा ब्राइटनेस आती है तो आगे बढ़ते बढ़ते ब्राइटनेस कम होती जाती है। ये दो तीन इनमें अंतर है। सिमिलरिटी में तो यही मान सकते हो कि एक डिफरेंस ये भी मान सकते हो, वहाँ पर पार्ट डिफरेंस λ/2 पर डार्क आएगा, इधर λ/2 पर ब्राइट रहेगा, लैम्डा पर डार्क आएगा, ये बोल सकते हो। समझ गए? इसके बाद सिमिलरिटी में बोल सकते हो दोनों वेव नेचर ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, दोनों में कोहेरेंट वेव्स चाहिए, ये सिमिलरिटी बोल सकते हो। इसके बाद चलो डिफरेंस और सिमिलरिटी के आगे बात करें तो हम लोगों से पूछा जाता है अबाउट डिफरेंस और सिमिलरिटी के आगे हम लोगों से पूछा जाता है ग्राफ, इन दोनों के, इनके ग्राफ को ड्रॉ करो। तो जरा ग्राफ्स को समझ लो। जैसे आप लोग डिफ्रैक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते हो, डिफ्रैक्शन के ग्राफ के लिए आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाया, एक्स एक्सिस पे रख दिया पाथ डिफरेंस, वाई एक्सिस पे रख दिया आपने इंटेंसिटी। ठीक, पाथ डिफरेंस चलो λ/2, लैम्डा, 3 λ/2, 2 लैम्डा तक हम चले गए। इधर भी कर लो, माइनस मत करो, जस्ट एक बार ऊपर साइड तो दूसरे बार नीचे साइड, लैम्डा, 3 λ/2 और इधर हो गया 2 लैम्डा। ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। किसका पैटर्न है? डिफ्रैक्शन का। मिड पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लैम्डा पर जाके डार्क स्पॉट आएगा, फिर 3 λ/2 पर सोर्स का तिहाई हिस्सा, 2 लैम्डा पर डार्क, और एज ऑन ये आगे कम होता जाएगा। सिमिलरली यहां पर ऐसे, ये डिफ्रैक्शन का ग्राफ है। इंटरफेरेंस के ग्राफ की बात करोगे, पाथ डिफरेंस को रखो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इंटेंसिटी को λ/2 कर लो, लैम्डा, 3 λ/2 और 2 लैम्डा, इधर λ/2, लैम्डा, 3 λ/2 और 2 लैम्डा। इंटेंसिटी की बात करोगे, λ/2 पर मिनिमम होती है इंटरफेरेंस में, और लैम्डा पर फिर मैक्सिमम होके 3 λ/2 पर मिनिमम, फिर मैक्सिमम होके 3 लैम्डा आगे मिनिमम होगी जाके। और ये देखो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेरेंस का ग्राफ बनता है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों के ग्राफ पैटर्न भी आपको पता होने चाहिए। पोलराइजेशन सिलेबस से हटा है। ये है आप लोगों के पास ऑल अबाउट वेव ऑप्टिक्स।